हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। बात चल रही थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसके फर्स्ट पेपर में हमने सबसे पहले साइंस को स्टार्ट किया है, जिसके कार्य एवं ऊर्जा वाले चैप्टर को मैंने आपका एनसीईआरटी से कवर करवा चुकी हूँ। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह मैंने आपको प्रॉमिस किया वो मैं ज़रूर दूंगी। अब मैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, ये भी हम पहले एनसीईआरटी से कवर करेंगे, फिर आरबीएससी से जो भी मुझे मिलता है मटेरियल मैं उसके थ्रू आपको फुल नोट्स के साथ इसका प्रिपेयर कराऊंगी। साइंस में पूरा आपको प्रॉमिस किया है तो मैं कंप्लीट तैयार करवाऊंगी। आधा घंटा 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए और आपका 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर फ्री हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो करते हैं परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th की बुक का ये चैप्टर है। ठीक है, प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव अलग होते हैं वो पदार्थ के अंदर जो उसकी, जैसे कि पदार्थ के 3 तरह के हो गए आपके पास। एक आपके पास गैस का हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक आपके पास सॉलिड हो गया। ठीक है, तो द्रव्य अलग होता है और द्रव अलग होता है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। तो पदार्थ होता क्या है, पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। तो बेटा, पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन होता हो। जैसे कि आपका फैन है, फैन में द्रव्यमान है, उसका आयतन है, ठेला है, इंसान है, कोई डब्बा है, यानी कि आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, अब पदार्थ की विभाज्यता का मतलब ये हुआ कि पदार्थ किससे बना हुआ है। ठीक है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने प्रतिपादित किया है कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वो जो छोटा सा कण होगा, वो जो सूक्ष्मतम कण होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ठीक है, एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्याम ने बोला था कि ये कण समानतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये कण समानतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे कण आपने देखे वो संयुक्त रूप में जब पाए जाते हैं तो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ठीक है, लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, हम मतलब किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया था, परमाणु, यानी कि अविभाज्य कहा था। ठीक है, किसने नाम दिया, ये डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक है, इसने बोला है, ये क्या बोला है कि जब हम किसी द्रव्य को विभाजित करते हैं तो प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, वो इतना छोटा कण बन जाएगा कि तो हम उसको दोबारा और नहीं बांट सकते हो। इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कई प्रयोग किए गए थे। कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच को भेद को समझाया। स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ 2 वर्ड आए थे, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, तो तत्व क्या होता है बेटा, तत्व जैसे कि आपके पास H हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन। तो यानी कि जितना भी पदार्थ हैं वो किसी तत्व से मिलके बने हुए होते हैं, और एक तत्व कितने हैं? 118 तत्व होते हैं। जैसे कि जल, जल किससे बना हुआ है? H2O से बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। जैसे कि नमक, नमक NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये जो तत्व मिल जाते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब आके देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है। वैज्ञानिक आंतोइन एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसे रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान होता है। रासायनिक संयोजन के नियम किसने बताए? एल लवाइजिए ने। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपके पास रासायनिक संयोजन का नियम। लवाइजिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। एक है आपके पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्वेश्चन बन गया है आपके पास कि रासायनिक संयोजन के नियम किसने बताए हैं? संयोजन के 2 नियम होते हैं, कौन से? तो वो किसने बताए हैं? एल लवाइजिए ने बताए हैं। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आप समझते हैं कि ये नियम है क्या? जब रासायनिक परिवर्तन यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 रसायन ले लिए, कोई कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट 1.25 ग्राम और 1.43 ग्राम। जब आप इन दोनों को मिक्सअप करोगे, इनकी रासायनिक अभिक्रिया करोगे, तो इनसे जो कुछ बन के आएगा तो उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपने क्या किया है, ये एक बीकर है। ठीक है, तो इसमें आपने 2 चीज़ें मिला दी हैं, एक आपने y का विलयन है और एक का आपका x का विलयन इसमें है। तो जब आपने इन दोनों को मिलाया था तो उसके बाद आपने इसका पहले से आपने इसका वेट कर रखा है और उसके बाद फिर दोबारा वेट किया तो वेट पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो उसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं कि क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। फ्लास्क के मुख पर यह कार्क क्यों लगाते हैं? ताकि कोई गैस अंदर ना जाए और अंदर की गैस बाहर नहीं आए। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब है कि क्वेश्चन ये भी बन गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इसके अनुसार ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई कि आपने 2 पुराने पदार्थ मिलाए, उससे एक नया पदार्थ बनाया, तो उसको आप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। क्लियर? तो ये जो नियम आप पढ़ रहे हो, किसके पढ़ रहे हो? रासायनिक संयोजन के नियम, जिसको किसने प्रतिपादित किया था? लवाइजिए ने और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। और जिसमें पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरा नियम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है इसको समझते हैं। लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होता है स्थिर होता है। देखो वो क्या कह रहा है, स्थिर अनुपात का नियम, कि आपको ये पता कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक जो भी बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने जल देखा, तो जल जो बन रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, तो उनके जो अनुपात हैं, तत्वों के जो अनुपात है वो स्थिर है कि H2O, यानी कि उनका जो अनुपात है वो क्या है कि भाई हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, यानी कि आप चाहे कहीं का ही पानी ले लीजिए, इंडिया का पानी ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका का ले लीजिए, चाहे नाले का ले लीजिए, चाहे आप समुद्र का ले लीजिए, चाहे आप कुएं का ले लीजिए, तो सब जगह जो पानी में जो तत्वों का अनुपात है वो स्थिर है कि भाई हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो यही क्या है आपका स्थिर
अनुपात का नियम है कि कोई भी यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है तो उस यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है इसमें कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यौगिक जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान, तो ये क्या है कि 1:8। अब आपका होगा कि मैम ये 1:8 क्या है? बच्चे ये है कि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है और ऑक्सीजन का, तो आपके यहाँ अगले ही पेज पे ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा, ये देखिए ये जो तत्व दे रखा है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। क्या? ठीक है, तो अब आप आ जाइए अपने उसी पेज पे। ये देखिए, तो मैंने क्या बोला कि 1:8। क्यों 1:8? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 तत्व हैं, तो 2 तत्वों से कितने हो गया था हाइड्रोजन के? 2। और यहाँ पर कितना था आपका? 16। ऑक्सीजन का 1 था और 1 का द्रव्यमान कितना था? 16 था। ठीक है, तो 2:16 को जब आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1:8। चाहे जल किसी भी स्रोत से ले लो, चाहे आप कहीं से भी आप जल को ले आओ। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो इसमें 1 ग्राम, क्योंकि 1:8 बोला है, तो 9 ग्राम का जब अपघटन करोगे तो इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगा और 8 ग्राम इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इस प्रकार यदि जैसे आप अमोनिया NH3 यानी कि नाइट्रोजन का 1 तत्व है और हाइड्रोजन के 3 तत्व हैं, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित की गई हो या वो किसी भी स्रोत से ली गई हो। तो देखो NH3, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हाइड्रोजन का, तो अभी हमने क्या 1 द्रव्यमान बोला था नाइट्रोजन का, और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बच्चे नाइट्रोजन का 14। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो हमारा जो ये बन रहा है क्या? NH3। तो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 से 3 हो गया, तो ये अनुपात विद्यमान रहता है चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित की गई हो या किसी भी स्रोत से ले गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का, इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम की इस प्रकार से व्यक्त किया है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपातों में विद्यमान होते हैं, कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये एक जॉन डाल्टन है जिनका 1766 में, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर बस आपको जो याद करना है वो यही है कि 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित और भौतिक रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो समय शिक्षण और शोध कार्य में किया था। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता का विचार प्रस्तुत किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता मानी जाती थी। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अभाज्य कण, जिसे आपने परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया था। तो परमाणु नाम डाल्टन ने, आ सकता है कि डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। तो डाल्टन का जो ये सिद्धांत था वो किस पर नियमों पर आधारित था? रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। कि परमाणु सिद्धांत में क्या करा, इन्होंने दोनों नियमों को एक साथ व्याख्या कर दी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे।
यहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो बने थे वो मैंने आपको बता दिए। तो डाल्टन ने, अब आपके पास ये आ सकता है कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या है। परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हुए होते हैं और ये सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। तो यानी कि डाल्टन के अगर सिद्धांत की हम विवेचना करें तो क्या विवेचना होगी कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। बिल्कुल आपको पता चल गया कि सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु होता है, जो अविभाज्य होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी तत्व होगा उसके सभी परमाणु, जैसे कि मान लीजिए एक नमक है, ठीक है, नमक का छोटा जो आप कण देखेंगे तो सबका जो द्रव्यमान, उनका वेट, उनके रासायनिक गुणधर्म जो होती है, उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सब बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ये तो आपको पता है ना। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर छोटी यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि डाल्टन का सिद्धांत कौन सा, परमाणु सिद्धांत। और हमने आज यहाँ पे क्या सीखा, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, निश्चित अनुपात का नियम, किस किसने इसकी व्याख्या की, ये सब हमने सीखा। अब हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही मुझे बताना ज़रूर, और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।